नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीडीयू कौशल केंद्र, आरजीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 8, करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन न्यूट्रिशन, जिसमें हम लेक्चर नंबर 42 में प्रकाश डालेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रीजीनोमिक्स। बेसिकली जो हमारा फ्यूचर ट्रेंड है अभी, जो करंट न्यूट्रिशन और फूड के फील्ड में, वो किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें कि पहला जो चीज़ है वो पर्सनलाइजेशन है, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है स्विफ्ट टुवर्ड द सस्टेनेबल ईटिंग और addressing the need of specific demographics like women and those seeking healthy aging solutions। तो बेसिकली इसमें जो की एस्पेक्ट हैं उसमें पहला है पर्सनलाइजेशन, दूसरा है आपका सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन, तीसरा है कन्वीनियंस एंड फंक्शनल फूड, और चौथा है इमर्जिंग ट्रेंड्स। उसके अलावा जो कुछ पॉपुलर टर्म आप लोग आज तक अभी सुन पा रहे होंगे, जैसे वेजिटेरियनिज्म है, कार्ब अल्टरनेटिव्स है, लो वेस्ट डाइट है, मेंटल हेल्थ डाइट है, या वीगन वीगन डाइट्स का आप लोग नाम सुनते होंगे, या जो एलिवेटेड जो डिज़र्ट्स हैं उनका, ये जो आजकल चीज़ें जो पॉपुलर टर्म है आपके न्यूट्रिशन के फील्ड में, वो सारी चीज़ें आजकल आप सुनते होंगे। तो यही सारे आजकल जो फ्यूचर ट्रेंड्स में चल रहा है कि कैसे वीगन डाइट को बनाएं, और वीगन डाइट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या प्रसंस्करण जो फैसिलिटी होगी उसको कैसे हम कर पाएंगे, और कैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो वीगन डाइट है या वेजिटेरियन डाइट है या लो कार्ब डाइट है, तो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे और कैसे उनको सही रूप से उपलब्ध करा पाएंगे। उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो पर्सनलाइजेशन में, तो पहली जो चीज़ आती है वो जीनोमिक्स और माइक्रोबायोम आता है, जिसमें कि जैसे जो भी आपका जेनेटिक लेवल पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आपका जो बॉडी है वो कैसे किसी न्यूट्रिएंट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसको कैसे जेनेटिक लेवल पे कैसे उसके लिए जो जेनेटिक मेकअप है उसमें क्या रिस्पॉन्सेज हैं, उसके हिसाब से क्या आपको जो स्टिमुलाई है वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है और उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी पे, वो सारी चीज़ें आप जीनोमिक्स और माइक्रोबायोम के अंडर में पढ़ते हैं। उसके अलावा ये एक तरह का डाटा ड्रिवन इंटरवेंशन है। उसके अलावा जो हमारे टारगेटेड न्यूट्रिशन की जो बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर पर्सन, एक या जो रेस है या एज ग्रुप के लोग हैं, उनको किस तरह से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप टारगेटेड न्यूट्रिशन के अंडर में कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंजम्पशन। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आप, जैसे आप न्यूट्रिशन, पोषण और आहार की बात कर रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूटी में एवरी टाइम सबको अवेलेबल है कि नहीं, मतलब वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। तो और उसके अलावा जो एथिकल कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं कि मतलब हम ऐसी चीज़ें जो, अगर मान लीजिए हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा नेचर को हार्म कर रहे हैं। मान लीजिए हमको कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पहले एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, जैसे कि केसिन जो प्रोटीन है वो हम चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, सॉरी जो रेनिन है, रेनिन का उपयोग किया जाता है आपके चीज़ को बनाने के लिए। तो जो रेनिन है ये आपके पहले फोर्थ स्टमक ऑफ काफ जो है उससे हम डिराइव किया करते थे। तो बेसिकली क्या होता था कि बहुत सारे बछड़े जो है इस चक्कर में क्या होता था कि उनकी किलिंग होती थी या स्लॉटरिंग हो जाती थी, तो उसको रिप्लेस किया गया है कि माइक्रोबियल रिसोर्सेज से हम रेनिन को डिराइव करें और देन उसको हम चीज़ मेकिंग में ऑप्ट करें। तो बेसिकली जो काफ का जो किलिंग है वो थोड़ा सा हमने प्रिवेंट किया उससे, और माइक्रोबियल सोर्स का जो, अगर क्योंकि आप माइक्रोब आप सरप्लस अमाउंट में ग्रो करा सकते हो और उससे आसानी से आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोबियल कम्युनिटी, क्योंकि कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक माइक्रोब को अगर किल किया तो वो उसकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो टेक्निक है उसको हम ऑप्ट करके एक सस्टेनेबल और इथिकल अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स हैं या सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है, हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं टू मिनिमाइज द फूड वेस्ट एंड फूड लॉसेस। और उसके अलावा जो हमारे फंक्शनल फूड है, फंक्शनल फूड की अगर हम बात करें, ऐसे फूड जिनमें हमने फंक्शनल इंग्रेडिएंट ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम बिस्किट बना रहे हैं और हम बात करते हैं कि एक फाइबर युक्त बिस्किट की बात, तो हम क्या करें उसमें कि जो चने का छिलका है उसमें से हम टोटल जो डाइटरी फाइबर है बाकी चीज़ों को निकाल के उसमें से पूरा डाइटरी फाइबर एक्सट्रैक्ट आउट करें एंड देन उसको बिस्किट में हम इनकॉर्पोरेट करें। तो ये क्या होगा कि जो अगर हम फाइबर वैसे अगर खाएंगे तो शायद वो उतना अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में देन किसी फूड में फोर्टिफाइड करते हैं या उसको सप्लीमेंट करते
हैं तो वो क्या होता है कि उस वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और एक कार्यात्मक रूप से आपकी बॉडी में जब वो जाता है तो बहुत अच्छे से अपना फंक्शन शो करता है, ईज़िली अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है और उसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है और अच्छे से एसिमिलेट होने के बाद पूरा बॉडी में यूटिलाइज़ होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम करके एक फंक्शनल इंग्रीडिएंट जो कि हम अलग-अलग सोर्सेज़ से डिराइव कर सकते हैं और फिर उसको फूड में इनकॉर्पोरेट करके इस तरह के फंक्शनल फूड बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि करंट ट्रेंड में चल रहा है न्यूट्रिशन के फील्ड में। उसके अलावा अगर हम बात करें कन्वीनियंस एंड फंक्शनल फूड की, तो जो अभी आपका कंज्यूमर है, जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज होने की वजह से कन्वीनियंस फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। कन्वीनियंस फूड की बात हम अगर करें तो ऐसे फूड जो आपको मतलब जिनका एक्सेस बहुत ईज़ी हो। जैसे कि अगर आप रोटी और ब्रेड की बात करोगे तो ब्रेड पैक्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है। रोटी आपको बनाने के लिए आपको आटा बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसको रोलिंग करना पड़ेगा, देन आप उसको बेक करोगे, तो ये कई सारी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। वहीं आप ब्रेड खा लेते हो तो ब्रेड में भी अगर आपने मल्टीग्रेन ब्रेड लिया तो मल्टीग्रेन में आप देखते हो कि उसमें सिसमे सीड पड़ी हुई है, कुछ आपके जो पपीते के बीज हैं वो पड़े हुए हैं या खरबूजे के बीज पड़े हुए हैं। तो ये सब जो सीड्स होते हैं, सीड्स मिनरल बहुत रिच होते हैं, इसमें जैसे जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, ये सारे का कंटेंट बहुत अच्छे से होता है, जो कि ट्रेस जो भी जिंक और मैंगनीज वगैरह है उसका लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरह के फंक्शनल जो इंग्रेडिएंट हैं जिनमें कि न्यूट्रिएंट डेंस है, वो उनको फूड में एक नॉर्मल जो जैसे आपका चिप्स वगैरह है या एक्सट्रूडेड फॉर्म में है उसमें हम इनकॉर्पोरेट करके इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है एवरीडे मील में है उसको भी हमें थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है कि आपके जैसे जो बच्चे होते हैं या अर्ली एडल्ट होते हैं उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एल्डर एज में हमें थोड़ा सा कम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से जो इनोवेटिव फूड्स हैं उनको हम अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग जो कह सकते हैं कि मेल है फीमेल है उसके लिए अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर इमर्जिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो वेट मैनेजमेंट। आजकल सभी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके, तो उसमें जो पहली जो मेजर चीज़ आती है कि अपने वेट को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है वो थोड़ा सा सिडेंट्री काइंड ऑफ हो गई है, मतलब फिजिकल इनएक्टिवनेस थोड़ा सा बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से आप जितना कैलोरी इंटेक है वो पूरी तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाता है या बर्न नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपका वेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। तो पहली जो चीज़ है इमर्जिंग ड्रिंक में कि आप वेट को मैनेज करिए, और वेट को मैनेज करने के लिए जो भी आपके फूड आइटम्स है उस तरह से डेवलप करिए, फूड प्रोसेसिंग टेक्निक वैसी यूज़ करिए, या ऐसे कुछ थेरेप्टिक ऑप्शन है या डाइटिशियन कंसल्टेंसी है, उन सबको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारी हेल्दी एजिंग है या जो लॉन्गेटिविटी है, मतलब अभी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो लगभग 60 से 80 के बीच में हो गया है। तो आपने अपने दादा बाबा लोगों को सुना होगा कि 100 साल जी रहे हैं, 120 साल जी रहे हैं, तो अभी जो हमारा लाइफ स्पैन है वो ड्यूरेशन ही कम हो गया है। और उसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो हेल्दी एजिंग है वो प्रोसेस बहुत अर्ली हो जा रही है। आप देख रहे होगे कि जो भी जैसे अर्ली एज में एजिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो सिम्टम्स हैं, जैसे झुर्रियाँ आना या बाल सफ़ेद होना, ये बहुत तेज़ी से अर्ली एज ऑफ एडल्टहुड में ही आपको दिखने लगा है। तो क्या है कि अगर आप जो न्यूट्रिशन अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हमारा जो करंट ट्रेंड है वो इस पे भी फोकस कर रहा है कि जो लॉन्गेटिविटी है, लाइफ स्पैन है, उसको भी इंक्रीज़ किया जाए, साथ के साथ जो एजिंग के सिम्टम्स हैं उनको भी रिड्यूस किया जाए, और साथ के साथ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की बात हो रही है। जो मेंटल हेल्थ है या जो स्लीप है, कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, और या आप कह सकते हो मॉर्निंग सिकनेस उसकी वजह से हो रही है, तो ठीक से वो सो ही नहीं पा रहे हैं, या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रिड्यूस करने के लिए भी जो आपका जो न्यूट्रिशन है इस फील्ड में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो भी न्यूट्रिशन है जो उसके जो आउटकम्स हैं ग्लोबल लेवल पे हम उसको अच्छे से कर सकें, ताकि हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के जो प्रिवेलेंसेस हैं उनको भी हम रोक सकें, या माल न्यूट्रिशन को जो है उसको हम कम्बैट कर सकें, और जो हमारे एसडीजी के गोल हैं उसको हम अचीव कर पाएँ। यहाँ पे अपने जो मेन जो मेगा ट्रेंड है वो है सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। मतलब जो न्यूट्रिशन है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में विदाउट हार्मिंग द अदर कमोडिटीज़, या एक कह सकते हैं कि विदाउट एनी वेस्टेजेस, विदाउट एनी लॉसेस आपको हर टाइम पे हर एक व्यक्ति को अवेलेबल हो।
उसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो एक्सेसिबल न्यूट्रिशन है, मतलब फूड तो मिले लेकिन फूड के साथ-साथ न्यूट्रिशन यानी जो पोषक तत्व हैं वो भी उस फूड में मिलने चाहिए। उसके अलावा वेट मैनेजमेंट है और सैटिस्फैक्टरी, मतलब जो आप फूड खा रहे हो वो आपका प्रॉपरली भूख को ख़त्म भी करे। ऐसा नहीं कि आधे से ज़्यादा लोग अभी हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उन्हें फूड ही नहीं मिल रहा है तो सैटिस्फैक्टरी की तो बात ही नहीं आती। तो बेसिकली क्या है कि वेट मैनेजमेंट भी हो, जिनको फूड अच्छे से मिल रहा है, और जिनको फूड नहीं मिल रहा है उनकी जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो उसको हमें मेंटेन करना है। उसके अलावा आप जो ट्रेंड्स की अगर बात करोगे तो हेल्दी एजिंग की बात है, लॉन्गेटिविटी की बात है, टारगेटेड न्यूट्रिशन, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए। तो एक पहले लक्ष्य निर्धारित करना है कि इस पॉपुलेशन को हमको इस तरह के आउटकम से या इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ऐसा है, तो उसके हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है कि जो आपका प्रोसेसिंग पैराडॉक्स है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा-सा फ़ीज़िबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर रहा है, कॉस्ट फ़ीज़िबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल ऐसे लो जो कि आपके जैसे मिलेट वगैरह हैं, आपने वो यूज़ कर लिया उसमें, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस है, उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत आसानी से हो जाती है, और कह सकते हो कि आप उसको एक्सट्रूडेड फॉर्म में, चिप्स के फॉर्म में इस तरह से प्रसंस्कृत करके आप जो आपके जो बच्चे हैं, इंटरवेंशन प्रोग्राम है, उनको अर्ली एज से ही आप इंटरवीन कर सकते हो ताकि उनका जो एक न्यूट्रिशनल स्टेटस है आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओ। उसके अलावा जो माइक्रोबायोम है, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे जो गट में भी कुछ माइक्रोब्स हैं या जो हमारे आस-पास माइक्रोब्स हैं, उनका क्या लेवल है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हेल्थ पे, कैसे हम न्यूट्रिशन के थ्रू अपने जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कई बार आप बीमार होते हो तो आप एंटीबायोटिक लेते हो, तो एंटीबायोटिक खाते ही आपके जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल आपको प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दिया जाता है। तो प्रोबायोटिक में बेसिकली जो आपके लैक्टोबैसिलाई हैं, बाइफिडोबैक्टीरियम है, उसका कुछ सस्पेंशन बना के ड्राइड फॉर्म में आपको दिया जाता है। जैसे ही आप उसको खाते हो तो वो आपकी बॉडी में लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव करने लगते हैं और आपकी गट में जाके कोलोनाइज़ करते हैं। और जो प्रीबायोटिक सप्लीमेंट हैं, ये एक फूड फॉर प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको हेल्प करते हैं ग्रोथ में, उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे आपके फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह की जो सिम्बियोटिक जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने डाला तो वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हेल्प करता है। तो इस तरह के जो गुड काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैं उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। या जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे जो हमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपके न्यूट्रिशन के फ्यूचर ट्रेंड्स में हैं। उसके अलावा जो महिलाओं का है उनका विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो ख़ास तौर से जो अपने लाइफ स्पैन में जो एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है, उस एज में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। और उसके हिसाब से जो भी उनका बॉडी कॉम्पोजिशन है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, उसके हिसाब से उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर क्या नर्सिंग के साथ। उसके अलावा जो सोडियम है, सोडियम का लेवल थोड़ा-सा, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ में क सीवीडी का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जैसे सोडियम का जो लेवल है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्टिंग से ही जो आपके अर्ली एडल्टहुड है या लेट एडल्टहुड है, उससे ही हम जो सोडियम का इंटेक है या जो शुगर का इंटेक है उसको थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ कर लें या मिनिमाइज़ कर लें। उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनको थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन या इम्प्रूवाइज़ेशन की ज़रूरत है। और जो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है फूड के इम्प्रूवमेंट में, या जैसे आप न्यूट्रिशन या न्यूट्रीजीनोमिक्स की बात करते हो, न्यूट्रीजेनेटिक्स की बात करते हो, तो ये कंबाइंड अप्रोच है आपका बायोटेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एट द जेनेटिक लेवल। तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ जोड़ के जो भी आपका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है न्यूट्रिशन और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम की फोकस की बात करें, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन इन 2025, जो अभी का ईयर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं न्यूट्रिशन डेंस डाइट की। कि मतलब आप जो भी डाइट खा रहे हो, मतलब दिन भर में आप जो भी आपका डाइटिंग पैटर्न है, उसमें आप न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए, मतलब उसमें ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए फूड में, और हर एक फूड ग्रुप से आपको फूड को इंक्लूड करना है ताकि आपका एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बना रहे। उसके अलावा जो हमारा फूड वेस्ट है
उसको रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपकी इतनी सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आप जैम बना रहे हो, जेली बना रहे हो, फ्रूट जूसेस बना रहे हो, तो उसमें जो पील पोर्शन है या जो रैग वगैरह है वो या सीड है, तो वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से डिस्कार्ड हो जा रही है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फीड अल्टरनेटिव के फॉर्म में जैसे एनिमल फूड को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जो छिलका वगैरह है, या उससे हम पेक्टिन आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे डेयरी इंडस्ट्री में आपका वे बहुत ज़्यादा, जो पनीर बनाते हो तो वे जो आपका वाटर निकलता है उसको वे बोलते हैं। तो वो बहुत एक वेस्टेज था, आजकल उसका यूज़ हो रहा है हेल्थ ड्रिंक बनाने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, अच्छी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि आपका कह सकते हैं इम्यूनो प्रोटेक्टिव जो कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल इंग्रेडिएंट हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपका एक तो वेस्ट रिड्यूस होगा, साथ के साथ आप एक फंक्शनल फूड भी बना पाओगे। उसके अलावा क्वांटिफाइड इम्पैक्ट है आपका, जैसे कि जो कार्बन का एमिशन है उसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहे, ताकि हम सेफ़ एनवायरनमेंट में रहेंगे तभी एक अच्छे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को हेल्प करेगा। उसके अलावा जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन है, जो हमारे फूड चेन है, उसमें एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो उस समय पर हमें उपलब्ध हो जाए, या जो फूड की आपूर्ति है वो सही समय पर सही लोगों तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीज़ों को हम इफेक्टिव सप्लाई चेन को ऑप्ट करके कर सकते हैं। जैसे हमें कोल्ड चेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे वेयर हाउसेज, स्टोरेज हाउसेज की ज़रूरत है। तो इन सबको मेंटेन करके हम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ग्लोबल लेवल पे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का बेसिक जो अप्रोच है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि टेलरिंग की जाती है न्यूट्रिएंट में, न्यूट्रिएंट के इनटेक में, या उनका मेजरमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन। जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, फिजियोलॉजी है, उसका जेनेटिक मेकअप है, उसका अपना बॉडी कंपोजिशन है, उसकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से उसका बीएमआर है। तो बेसिकली एक हम मोटा मोटी देखें तो आरडीएन तो एक रेफरेंस मैन और वुमेन के हिसाब से या उनके फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बताई हुई है। लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति के अलग अलग अपने फिजियोलॉजिकल नीड हैं, अपनी न्यूट्रिशनल नीड है, उसके अकॉर्डिंग जब हम न्यूट्रिशनल इनटेक या पोषक तत्वों का जो प्रोपोर्शन है उसको जब हम मेज़र करके और उसको टेलरिंग करते हैं, तो इस तरह की जो न्यूट्रिशनल जो एक्टिविटी है इसको हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो ऐसा अप्रोच है जो इंडिविजुअल बेस्ड है, और इंडिविजुअल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कई बार उस पे भी ये इम्पैक्ट करता है। जैसे आप कई बार एग्जांपल, इसके कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि किसी को एलर्जी है सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, किसी को पीनट से एलर्जी है, तो हम क्या करें कि ऐसे लोगों में ऐसे इंग्रेडिएंट को अवॉइड करें, और उस इंग्रेडिएंट को अवॉइड करने के बाद उसका कुछ सब्स्टिट्यूट उसमें डाल दें, ताकि उनको, जैसे मान लीजिए हम मूंगफली को रिप्लेस कर सकते हैं बादाम से, तो न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ के साथ वैसा टेस्ट भी मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं एलर्जन फ्री डाइट जब बनाते हैं या जब उसको मैनेज करते हैं। उसके अलावा जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं किसी को, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम जो मान लीजिए उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसमें क्या उसको लेना चाहिए, क्या उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके हिसाब से जब न्यूट्रिशनल इंटेक की हम टेलरिंग करते हैं, तो वो भी एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। उसके अलावा गट माइक्रोबायोम के ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, जैसे हम आप देखते हो कि बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब वो मिल्क शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसा फूड खाइए जिसमें लैक्टोज का सब्सटीट्यूट लैक्टिक एसिड हो, मतलब वो जो कन्वर्टेबल फॉर्म है उसका। तो बेसिकली जो दही है या योगर्ट है, तो मिल्क तो नहीं खा सकते वो क्योंकि उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होती है, बट दे विल ईट सम फर्मेंटेड काइंड ऑफ फूड टू अवॉइड द लैक्टोज टॉलरेंस कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल अप्रोच है, ये एक तरह से अगर हम की एस्पेक्ट की बात करें पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की, तो ये एक इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है। उसके अलावा ये डेटा ड्रिवन है, मतलब यहाँ पे हमें पूरा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम किसी पर्सन को अगर पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन रिकमेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका जो भी उसका जेनेटिक लेवल पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटिपिक लेवल पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको एनालाइज करना है, एंड देन न्यूट्रिशनल नीड की मेजरमेंट करना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शन को एनालाइज करना, एंड देन उसको रिकमेंड करना है कि आप इस तरह का न्यूट्रिशन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें के लिए हमें बहुत सारे डेटा को मतलब कलेक्ट करके उसको एनालाइज और प्रोसेस करके
फिर फर्दर जो हमारे आउटकम होंगे उस पे हमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये गोल ओरिएंटेड है, ये स्पेसिफिक हेल्थ गोल को एम करता है कि जैसे कि वेट मैनेजमेंट आपको करना है, आपको एजिंग का कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइफ की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाना है, या जैसे आप देखते हो कि पर्सनल न्यूट्रिशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जो आपके एक्टर्स या एक्ट्रेस होती हैं वो बेसिकली आप देखते होगे कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हैं। उनके जो डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो बहुत ही उनको रिस्ट्रिक्टेड डाइट अलाउ करते हैं, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का। उसके अलावा जैसे कि आपका जीन डाइट इंटरेक्शन, मतलब जो भी आपके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें जो जीन है वो कई बार आपकी डाइट में जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, उनसे उनका क्या इंटरेक्शन और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ों को भी एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आती है जो न्यूट्री जीनोमिक्स की बात आती है कि जैसे जो जीन है और जो न्यूट्रिशन है, मतलब जो न्यूट्रिएंट है, उन दोनों का जो इंटरप्ले है या दोनों का जो इंटरैक्शन है उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, उसकी स्टडी को हम न्यूट्री जीनोमिक्स के अंडर में करते हैं। उसके अलावा प्रिसीजन न्यूट्रिशन है, मतलब प्रिसाइज वे में, मतलब एक कह सकते हैं कि मापित या मेजर्ड जो न्यूट्रिशन है वो लोगों को देना, और उस हिसाब से जो मेजरमेंट के हिसाब से आपने दिया है उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना, एंड देन वापस से अगर मान लीजिए कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, तो उसको वापस से करेक्टिव एक्शन लेना उसके हिसाब से। वो सारी चीज़ें आपके प्रिसीजन न्यूट्रिशन में आती है। मतलब बहुत ही संभाल के न्यूट्रिशन को आपने अगर टेलरिंग करा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव या निगेटिव अगर कुछ आ रहा है तो आप उसको वापस से मॉनिटर करके री इवैल्यूएट करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बेनिफिट्स हैं पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के, क्या बेनिफिट्स हैं, आपके जो हेल्थ आउटकम आएंगे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे आएंगे। उसके अलावा डिजीज़ मैनेजमेंट में, किसी को डिजीज़ है तो उसको मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा ये इंडिविजुअल जो वेलबींग है उसको भी इन्हांस करने में हेल्प करता है। जैसे आपका ओवरऑल मूड है, आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम्बैट करने में हेल्प करेगा, या जैसे स्लीपिंग आपको डिसऑर्डर है या कुछ प्रॉब्लम है तो स्लीप मेंटेनेंस में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं जिसको हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है अंडर द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इम्प्लीकेशन। तो इसमें पहला जो है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक्टर ही है तो वो क्या डाइट ले रहा है वो हर किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ उसको पता है, उसके डाइटिशियन को पता है। तो जो डेटा की प्राइवेसी है, मतलब जो भी उनका जो हेल्थ है रिकॉर्ड है, उन्हें कोई अगर बीमारी है तो इस सब का जो प्राइवेसी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और जो इथिकल कंसीडरेशन है, मान लीजिए हम उसको कोई ऐसे चीज़ें ना दें जिससे कि बाद में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज आ जाए, तो एथिकल कंसीडरेशन लेने की भी ज़रूरत है कि मतलब किसी को हार्म ना हो और एक प्रॉपर वे में आप उसको चीज़ें प्रोवाइड कर पाओ, और उनका जो जो भी हिस्ट्री है, उनकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो डिस्क्लोज ना हो किसी को, उसका जो प्राइवेसी है उसको आप मेंटेन करो। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमको इसको ऐसा नहीं है कि लार्ज स्केल पे लाने की ज़रूरत है जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो पाए, जो भी इंटरेस्टेड है या जो भी आपके जैसे डिजीज़ कॉजिंग जो पेशेंट वगैरह हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं कि लार्ज स्केल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा कॉस्ट एंड एसेसिबिलिटी, मतलब आप ये जो आप पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो अगर आप जीनोमिक्स की बात करोगे तो जो जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं वो थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। आप डीएनए का आइसोलेशन करना, देन उसका सीक्वेंसिंग कराना, पीसीआर रिएक्शन लगाना, ये सब थोड़े से कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइज्ड और एक कह सकते हैं टीडियस प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा आपका एनर्जी और आपका पैसा बहुत सारा लगता है। तो ये जो अगर आप इस तरह की स्टडी कर रहे हो, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पे जा रहे हो, न्यूट्री जीनोमिक्स पे जा रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और फीजिबल फॉर ऑल होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे फ्यूचर रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि अभी ये करंट ट्रेंड में आया है, तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनको कि हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है और फिर देन उसको इम्प्लीकेट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जैसे हम जो न्यूट्रीजीनोमिक्स या न्यूट्रीजेनेटिक्स की बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्यूट्रीजीनोमिक्स का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट का क्या इंटरेक्शन है जीनोम जीन्स के साथ, और न्यूट्रीजेनेटिक्स की बात करें कि जो स्टिमुलस मिल रहा है न्यूट्रिएंट इनटेक के बाद उसके रिस्पॉन्स में आपके जो जीन है वो क्या फिनोटिपिक लेवल पे आपको या हेल्थ इम्प्लीकेशन जो आपको मिल रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में वो क्या इंटरेक्शन का जो आउटकम आ रहा है उसको हम न्यूट्री जेनेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो जेनेटिक लेवल पे भी एज अ बायोएक्टिव कंपाउंड इंटरैक्ट करते हैं। कुछ आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहूँगी, जैसे आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, न्यूट्री जीनोमिक्स और न्यूट्री जेनेटिक्स। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट का जीन के साथ इंटरेक्शन है जीनोमिक्स हो गया, और जो न्यूट्री जेनेटिक्स है मतलब उस जीन का क्या रिस्पॉन्स आया उस न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद और फिर उससे क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस हुए, तो वो आएगा आपका न्यूट्री जेनेटिक्स की स्टडी में।
उसके अलावा जो भी आपका ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनल रिसर्च है वो अभी तक केवल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इम्पेयरमेंट, डाइट प्लानिंग इसी पे डिपेंड करता था। ये एक मॉडर्न कह सकते हैं अप्रोच है जिसमें कि आप जेनेटिक लेवल पे जाके न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन देख रहे हो जीन के साथ और उसका फिर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, हम कैसे जेनेटिक लेवल पे अल्टरेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को टेलर कर सकते हैं, उसके जो रिस्पॉन्सेस हैं उससे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उनका अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन करा के किस तरह से हम जो ओवरऑल हेल्थ है या जो वेल बींग है उसको कैसे हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम न्यूट्रीजीनोमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो भी जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीनोम एंड डाइट, जो डाइट में भी जो आपके न्यूट्रिएंट है उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए भी आपका न्यूट्रीजीनोमिक्स हेल्प करता है। ये एक न्यूट्रिशनल स्टिमुलस जो कि परमिट करता है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे एंड होम्योस्टैटिक कंट्रोल ओवर द बॉडी। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं फिनोटिपिक लेवल पे आपको दिख रही हैं वो जेनेटिक लेवल पे कैसे रेगुलेट की जा सकती हैं वो न्यूट्रीजीनोमिक्स की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके अलावा जो जेनेटिक मेकअप है एक इंडिविजुअल का वो कैसे किसी डाइट में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके उसके हिसाब से कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारी जो स्टडीज़ हैं वो भी आप न्यूट्रीजीनोमिक्स के अंडर में समझ सकते हैं। ये कोई एक एग्जांपल मैंने दिया है गैलेक्टोसीमिया का और फिनाइलकीटोन्यूरिया का। ये दोनों ही आपकी एक मोनोजेनिक डिजीज़ है, मतलब मोनोजेनिक का मतलब किसी एक जीन की वजह से रिस्पॉन्सिबल है गैलेक्टोसीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया को कॉज करने के लिए। तो उस जीन को पर्टिकुलरली हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिकमेंडिंग द गैलेक्टोज फ्री डाइट इन केस ऑफ गैलेक्टोसीमिया एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फिनाइल एलानिन रिस्ट्रिक्टेड टायरोसिन सप्लीमेंटेड जो डाइट है उसको देके हम फिनाइल कीटोन्यूरिया की जो प्रिवेलेंसेस हैं उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर न्यूट्री जेनेटिक्स की बात करें तो कैसे आपका जेनेटिक मेकअप जो है इंडिविजुअल का है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है डाइट में उपस्थित पोषक तत्वों से, वो सारी चीज़ें हम न्यूट्री जेनेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारी मैपिंग है जीन्स की उसको हम कर सकते हैं और जो हमारे पॉलीमार्फिक साइट्स हैं जो कि मतलब कह सकते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपको जो डिफरेंसेस दिखते हैं पॉलीमॉर्फिक ट्रेट की वजह से उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और जो एसएनपी एनालिसिस है वो बहुत आपको हेल्प करती है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, साथ के साथ एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं या जो डाइट का ऑप्टिमाइजेशन है उन सब चीज़ों में ये जो एसएनपी एनालिसिस है बहुत आपको हेल्प करती है। उसके अलावा ऐसे जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करने में या उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर्टिकुलर जीन पे, ऐसे जीन को हम कैंडिडेट जीन या ससेप्टेबल जीन बोलते हैं। ये जीन क्या होते हैं, क्रॉनिकली एक्टिवेटेड होते हैं, फंक्शनली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जीन के पास जो है कुछ ना कुछ हायरार्कियल रोल होता है, जैसे कि मतलब माँ से जो जैसे आपका जो हायरार्की है जेनेटिक हायरार्की है उसमें ये अपना बायोलॉजिकल कैस्केड में पार्ट लेते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक हैं। उसके अलावा ये एसोसिएटेड होते हैं कुछ ऐसे बायोमार्कर से जो कि आपके क्लिनिकल जो ट्रायल हैं उसके टाइम पे अगर आपको कुछ मेजरमेंट करना है या आपको एनालाइज करना है तो वो सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। अब न्यूट्रिशन के जो टेकवेज अप्रोच हैं उसमें हमने 4 कुछ टेकवे अप्रोच रखे हुए हैं, जैसे कि पहला है कि अफोर्डेबल न्यूट्रिएंट डेंस इंग्रेडिएंट और की मतलब आपको जो भी अफोर्डेबल जो ईजिली अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट डेंस है और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं इनको आप ऐड ऑन करके जो आपके पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है या जो नया ट्रेंड है आपका न्यूट्रीजीनोमिक्स का उसको आप उस अप्रोच को अच्छे से फॉलोअप में ले सकते हो। उसके अलावा जो डाइटरी डाइवर्सिटी है वो सपोर्ट कर सकती है फूड को या फूड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं क्रॉप्स हैं जिनके कि मतलब बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं कि हम उन्हीं पे बस डिपेंड है। अब हम क्या करें, कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं या कुछ आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड प्लांट हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन करके नए क्रॉप वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है या जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है। ऐसी वैरायटीज़ को हम ग्रो करके फूड जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं और फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी है वो सभी तक हम पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा फूड प्रिवेंशन है वो फूड लॉस का जो प्रिवेंशन है उसको भी रोक के हम अच्छे से जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है उसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक चीज़ है कि टेस्ट और सेंसरी अपील या जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी को पर्सनलाइज न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हरी सब्जियां खाने के लिए, तो हम उसको कुछ ऐसे फॉर्म्ड या प्रोसेस प्रोडक्ट दें जिससे उसका अपील भी हो। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि हर कोई वो खाते हैं जैसे फ्लेक्स वगैरह खाते हैं या
जो भी आपके मिलेट्स हैं उनको हम फ्लेक के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आप मूसली सुबह-सुबह जो लोग आजकल ब्रेकफ़ास्ट में खाते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स पड़े हुए हैं उसमें, या उसमें फ्लेक्स पड़े हुए हैं। फ्लेक्स भी आपके कैसे सीड्स हैं, जैसे मिलेट के फ्लेक हैं या पल्स के फ्लेक हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि एक तरह से आपको एक थोड़ा क्रंचीनेस है उसमें, आप जब उसको दूध में भिगा के खा रहे हैं तो वो थोड़ा-सा एक आपको सेंसरी अपील भी दे रहा है, थोड़ा-सा टेस्टी लग रहा है। तो हर एक जो कंज्यूमर, अगर आप उसको हेल्दी फूड दोगे तो हेल्दी फूड उतना टेस्टी नहीं होता, मतलब सेंसरी अपीलिंग नहीं होता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कुछ ऐसे प्रोसेस कर दें कि वो देखने में अच्छा लगे, उसका कलर अच्छा हो, अपीयरेंस अच्छा हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट उसमें पड़े हों। तो वो क्या करता है कि जो न्यूट्रिशनल संबंधित जो मतलब जो लैकिंग है, लैक ऑफ एपेटाइट है ड्यू टू कह सकते हैं कि लैक इन टेस्ट, उसको आप इन्हांस कर सकते हो बाय मॉड्यूलेटिंग द स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा ये कुछ हमने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे जाके आप जो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है या न्यूट्रीजेनिक्स की एक बुक का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गूगल बुक पे मिल जाएगा। तो आप उस पे जाके अच्छे से न्यूट्रीजेनेटिक्स या न्यूट्रीजीनोमिक्स है उसके बारे में अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा कि जो भी न्यूट्रिशन है वो हर सभी के लिए अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, और ये एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट डालता है आपके ग्लोबल लेवल पे। जैसे कि अगर इंडिविजुअल, अगर आपका हेल्दी है तो उसकी फैमिली हेल्दी है, और फैमिली हेल्दी है तो वो पूरा एरिया हेल्दी है, एरिया हेल्दी है तो आपका सिटी हेल्दी है। इस तरह से आप कर सकते हो कि पूरा जो, अगर हम इनिशियल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह के प्रयास करते हैं, न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हैं, एक प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और यूटिलाइज करके, तो एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी को हम इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, और जिससे कि हमारे जो एसडीजी का जो गोल है उसको भी हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी which directly means the safer and nutrition food available to all and accessible to all. थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो सभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही। आई एम वेरी होपफुल कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो भी आपको रिकमेंडेशंस वगैरह बताए गए हैं वो अपने जीवन में आप फॉलो करेंगे, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और जो भी इस तरह के डिजीज़ वगैरह हैं उनसे आप दूर रह सकें, और एक हेल्दी लाइफ स्पैन की तरफ अग्रसर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।